प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल में अर्थशास्त्र का अलग क्वेश्चन आता है और इसका ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्सन बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता होती है। तो पर्सन बेरोजगारी में जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि जितना आवश्यक होता है श्रमिक उससे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए होते हैं, जिसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। दूसरा है, कार्य न करने की इच्छा कहलाती है। तो इसको हम लोग इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। मनरेगा को संपूर्ण देश में लागू किया गया, तो 2008 में इसको लागू किया गया। आर्थिक क्रिया नहीं है, तो दान जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया वैसे क्रिया कहते हैं जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए दान जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। बेरोजगार श्रम बल खाली स्थान कार्यबल क्या है, तो कार्यबल यहाँ भरा जाएगा। अगला है, कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या होती है, अदृश्य बेरोजगारी होती है। काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं। तो काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की जो सीमा है वो -1 और +1 के बीच में होती है। तो -1 और +1 के जैसे यहाँ पर है आपका 0 हो जाता है, यहाँ -1 और यहाँ मान लीजिए +1 है, तो इसी के बीच में इसका मान होता है। अंतर कोटि रीति किसकी देन है, तो ये स्पेयरमैन की देन है। दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं तो विक्षेपण चित्र कहते हैं। यदि r x y बराबर 0 है तो चर x और y के बीच क्या है, तो रेखीय संबंध नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सहसंबंध क्या है, तो सहसंबंध जो है वो यहाँ हो लिखा गया है। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की एक माप है, जिसमें यह बतलाता है कि कैसे एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन को प्रभावित करता है। श्रमिक कौन है, तो वे सभी लोग जो किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं श्रमिक कहलाते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है, तो पहले औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र से है, जिसमें ऐसे सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में है कि यह अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसान, छोटे दुकानदार, व्यापारी, घरेलू उद्योग, कृषि मजदूर, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अनियमित मजदूर आते हैं। मतलब औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है कि आपको वेतन मिलेगा, आपको छुट्टी मिलेगा, आप यदि कभी अब्सेंट हो जाते तो उसका पैसा नहीं काटा जाएगा, ये सब औपचारिक क्षेत्र में होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में है कि आज हम मोबाइल दुकान में काम कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने बोलेंगे तो हमको निकाल देगा वहाँ से, फिर दूसरा लड़का को वहाँ रख लेगा। तो ये इस तरह का जो काम होता है वो अनौपचारिक क्षेत्र का होता है। अगला है, पर्सन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो पर्सन या अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब 2 आदमी का काम है और 5 गो आदमी लगा हुआ है, तो 3 आदमी जो है उसका उत्पादन में कोई भूमिका नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो पर्सन बेरोजगारी होती है। अगला है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकारों की व्याख्या करें। तो बेरोजगारी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को इच्छुक होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रामीण बेरोजगारी, जिसमें 2 तरह की बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कृषि श्रमिक फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक बेकार ही रहते हैं। बी है पर्सन बेरोजगारी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ होता है किंतु उत्पादन में उनका योगदान नहीं के बराबर होता है, अर्थात उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दूसरा है आपका शहरी बेरोजगारी, इसमें भी 2 प्रकार है। औद्योगिक बेरोजगारी, आज उद्योग में काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है किंतु औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के कारण रोजगार के इच्छुक सभी श्रमिक रोजगार प्राप्त करने में असफल है। इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है।
शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से जिसमें व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके भी रोजगार नहीं मिलता है। अगला है सूचकांक से आप क्या समझते हैं, सूचकांक की विशेषताएं क्या है। तो सूचकांक या निर्देशांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जो चयनित आधार वर्ष के संदर्भ में किसी चर की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक माप करता है। निर्देशांक हमें चरों की समयावधि में विभिन्न चरों के मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करने में सहायता देता है। निर्देशांक को आर्थिक वायु लिखा गया है, यहाँ आर्थिक वस्तु से मापक भी कहा जाता है, मतलब निर्देशांक को आर्थिक वस्तु मापक भी कहा जाता है। सूचकांक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ए है संख्या द्वारा व्यक्त। तो निर्देशांक सदैव ही संख्या में व्यक्त किए जाते हैं और यह संख्या केवल एक ही होती है। माध्य के रूप में प्रस्तुत। तो निर्देशांक परिवर्तन के केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत रूप में प्रकट करते हैं। फिर है सापेक्ष माप। निर्देशांक द्वारा समूह के तुलनात्मक या सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। फिर है प्रतिशतों का माप। आधार वर्ष के मूल्य को 100 मानकर प्रचलित वर्ष के मूल्यों को प्रतिशतों में बदल दिया जाता है। प्रतिशतों का माध्य ही निर्देशांक कहलाता है। तो निर्देशांक का ऐसे फॉर्मूला है, निर्देशांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स नंबर, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। ये जो P1 है वो है आपका जांच वर्ष का मूल, P0 जो है वो आधार वर्ष का मूल कहलाता है और इंटू 100 किया जाता है। आधार वर्ष हो गया मतलब 2004 में गेहूं का उत्पादन हुआ था 10 क्विंटल, तो 2024 में गेहूं का उत्पादन हुआ है 30 क्विंटल। तो अगर हम 2004 से इसका तुलना 2024 का कर रहे हैं तो 2004 जो है वो आधार वर्ष कहलाएगा और 2024 जो है वो जांच वर्ष कहलाएगा। तो बच्चों ये थे आपके ऑफिशियल आंसर की जो JCERT द्वारा जारी किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।